इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मौजूदा हालात पर, कोरोना को लेकर के जो मौजूदा हालात है पूरे देश में, उस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील मांधानिया इस वक्त हमारे साथ हैं नागपुर से, और इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्ण रामचंदानी हैं जो रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले डॉक्टर सुशील, आप बताइए कि एक तो नागपुर में सिचुएशन अभी कैसी है? हम देख पा रहे हैं कि 5,852 केस हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में सिचुएशन धीरे धीरे थोड़ी बेहतर हुई है, मुंबई में भी बेहतर हुई है। नागपुर की सिचुएशन पहले क्या, जरा सा वो बता दीजिए। नमस्कार। ये जो बेहतर हुई है वर्ड यूज करना थोड़ा सा एग्जिट पोल जैसा हो जाएगा। जी जी, मुझे लगता है कि जो स्थिति है सामान्य है, जैसी है वैसी है। और ये जो मुझे लगता है जो आंकड़े 5,400 जो बताए गए हैं, ये संडे के हैं। संडे में जनरली आप देखेंगे कि जब भी संडे को टेस्टिंग कम होती है, और इस कारण मंडे को आंकड़े थोड़े से कम होते हैं। आप पूरा डेटा देख लोगे, इस तरह से है। और रही बात स्थिति की, तो स्थिति मुझे लगता है कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हाँ, ऑक्सीजन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है, ऑक्सीजन मिल रहा है। पेशेंट की स्थिति में अगर देखें तो स्थिति अभी भी जैसी है वैसी है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि हर डिजर्विंग पेशेंट को बेड मिले। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम देखने में मिल रही है वो है कि पेशेंट काफी सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं। और नागपुर सेंटर होने के कारण आजू बाजू के जो सिटीज है, विदर्भ के जो विलेजेस है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी काफी सीरियस पेशेंट रेफर हो रहे हैं। तो स्थिति नॉर्मल हो रही है ये बोलना थोड़ा सा प्रिलिमिनरी रहेगा, और अगले 4-5 दिन ही हमको बता पाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए, इंतजार। बेड्स आप दे पा रहे हैं, नए मरीज एडमिट कर पा रहे हैं, बेड्स की तो कमी नहीं है ना? बेड्स मिल पा रहे हैं, पर अभी भी बेड्स की दिक्कत है, क्योंकि आप समझना चाहेंगे कि बेड्स उतनी ही है और बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पर मैन पावर, डॉक्टर्स, उसकी सीमितता है। और दूसरा, ये जो प्रॉब्लम था पहले वेव और दूसरी वेव में फर्क है। दूसरी वेव में अभी प्रॉब्लम काफी विलेजेस, रूरल एरियाज में भी पहुंच गया है। इस कारण से काफी स्ट्रॉन्ग रेफरल्स अभी नागपुर में मिल रहे हैं, जो कि काफी सीरियस हो जा रहे हैं, या काफी समय जो पेशेंट की लोड वहां पेरीफेरी में बढ़ रहा है, तो काफी पेशेंट्स अब नागपुर में आ रहे हैं। इसके कारण से सडन जो बेड्स पे जो प्रेशर बढ़ा है, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर हुआ है। बेड्स मिल रहे हैं, पर अभी भी बेड्स मिलने में दिक्कत है। चलिए, रायपुर से हमारे साथ डॉक्टर राधाकृष्ण रामचंदानी है। डॉक्टर साहब, रायपुर की हालत भी पिछले कुछ दिनों से काफी खराब थी, अभी ताजा सूरत हाल क्या है? नमस्कार। यहाँ थोड़ी, जैसे सर बोल रहे थे, हमारे यहाँ भी ऐसे थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन बेड की तो दिक्कत हो ही रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की, बेड की, आईसीयू बेड तो अभी भी बहुत मिलना नामुमकिन टाइप का हो रहा है। किल्लत बढ़ी रही है लोगों का, क्योंकि ना जैसे कोरोना तो अब लगभग सबको हो रहा है, हर घर पे हो रहा है। लग रहा है कि अभी धीरे धीरे सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट एक चीज भी है कि कहीं ना कहीं लोगों का डर का माहौल हो रहा है कि कहीं हमें कोरोना हुआ है और कल ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत पड़ी और बेड्स की जरूरत पड़ी, न मिले, इसीलिए एडमिट हो जाए। तो वो एक फैक्टर है। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पा रहे लोगों को कि हमें कल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए एडमिट हो जाओ, कल स्थिति खराब होगी तो कम से कम हम वहीं रहेंगे। ये एक स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर सुशील, अभी पूरे देश के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि 3 लाख से केस ऊपर जरूर है, लेकिन पिछले 24 घंटे में पिछले दिन के मुकाबले केस जरूर थोड़े से कम हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये केस धीरे धीरे कम होने की तरफ जा रहे हैं, या अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी ये बात कहना? शायद भगवान करे मेरी बात झूठ हो, पर जिस तरह से मैं देख रहा हूं, अभी जो आग शुरुआत हुई थी, ये हुई थी नागपुर, अमरावती से। इसके बाद ये बॉम्बे तक गई है, फिर ऊपर दिल्ली तक गई है। तो अभी बड़े बड़े स्टेट्स अभी काफी बाकी है, जैसे आप उत्तर प्रदेश देखो, बंगाल देखो, असम देखो, और बड़े सिटी से साउथ के जो सिटीज, बड़े राज्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत ही प्रिलिमिनरी रहेगा कि हम ये बोले कि बेड्स की नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हुए। तो मुझे लगता है कि सबसे मेन अभी हमको हमारे गार्ड्स नीचे नहीं करने हैं, पूरी तरह से और बिना ढिलाई से हमको जुटे रहना है और कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाए रखना है, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क करें। और सबसे मेजर जो मैंने दिक्कत देखी है, जो मेरे हॉस्पिटल्स में, मेरे जो सर्वे में मैंने देखी है, पेशेंट्स वैक्सीनेशन के लिए बहुत डर रहे हैं। तो उनको बहुत जरूरी है कि उनको वो प्रोत्साहित करे, उनका डर उनके मन से निकाले। वैक्सीन का डर निकलने से ही मुझे लगता है कि हम इस युद्ध में विजय पा पाएंगे।
डॉक्टर रामचंदानी, थोड़ी सी पॉलिसी पर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है वो 80% जो प्राइवेट अस्पतालों के बेड हैं वो कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। रायपुर इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है? वहां पर प्राइवेट अस्पतालों का क्या रोल है? प्राइवेट अस्पताल भी रायपुर में कहीं ना कहीं कोविड के लिए तो लड़ रहे हैं, माने उनका भी बेड्स है, लेकिन उतना प्रतिशत नहीं है। और जो एक्चुअली इन लोगों का ऑन पेपर हो रहा है, पता नहीं जमीनी तरफ है, लेकिन अभी भी अगर स्थिति को जाने तो बड़े बड़े हमारे पास फोन आते हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं उनको भी बहुत बार आईसीयू नहीं मिल रहा है, ना ऑक्सीजन बेड्स मिलते हैं, जिसके कारण तो सोचिए आम जनता का क्या बात होगा। इवन ऐसा नहीं कि कई सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी कहीं बेड नहीं मिल पा रहे। तो वैसी स्थिति अच्छी नहीं है, खास करके आईसीयू को लेके लोगों में उतना कॉन्फिडेंस भावना नहीं पैदा हो पा रहा है। और माने हर घर में जहां भी कई लोगों तो ऐसे हुए हैं, बीच में ऐसे हुए हैं कि बिना ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिल रहा है, ऐसा भी स्थिति बीच में हुई। इवन ऑक्सीजन भी कहीं नहीं मिला बीच में, ऐसे भी स्थिति हुई। डॉक्टर सुशील, ये जो एक कदम उठाया गया महाराष्ट्र में कि 80% जो प्राइवेट अस्पतालों के बेड हैं वो कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे, इसने इलाज में कोविड मरीजों की कितनी मदद की? ये कितना कारगर रहा? क्योंकि लगातार पहले ब्रेक द चेन मिशन चला, फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन, और हम कह सकते हैं शायद उसकी वजह से ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी आप खुद कह रहे हैं कि जल्दबाजी है, लेकिन पॉलिसी के लेवल पर जो 80% बेड रिजर्व किए गए थे उसने कितनी मदद की? इसमें दो पहलू है। पहली चीज तो गवर्नमेंट की तरफ से ये 80-20 का जो पॉलिसी आई है बहुत ही मददगार हुई है। और दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि जो हॉस्पिटल्स है वो खुद होके आगे आ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल्स में जितने ज्यादा बेड दे सके वो देने की प्रयत्न कर रहे हैं। और जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, बहुत ही मोटिवेटेड है कि हमको इस समय पूरे जी जान से जान बचाने, क्योंकि इस बार की स्थिति काफी खराब है और हर कोई चाह रहा है कि भाई कैसे भी करके मरीज को इलाज मिले, कैसे भी करके हम उसको बेड देने की व्यवस्था करें। और अगर 80% से ऊपर भी जाना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। दिक्कत एक ही जगह आ रही है, कुछ पहले समय था कुछ ऑक्सीजन के समय, अब दूसरा है पैरामेडिकल स्टाफ्स और रेमडेसिविर और ड्रग्स। अगर ये दोनों चीजों में थोड़ा सा सहूलियत मिलती है तो मुझे लगता है कि कोई भी पीछे नहीं देखेगा। और हॉस्पिटल्स के मामले में हर कोई छोटे से छोटी जगह पे भी बहुत मोटिवेटेड है कि वो, क्योंकि सामने डेथ दिख रही है, सामने हाहाकार दिख रहा है। डॉक्टर सुशील, ये जो सवाल मैंने किया इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि भी कई बड़े बड़े सूबे हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा आया वो 34,000 के आसपास है केसेस का, और मौत का भी आंकड़ा करीब 250 के आसपास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सूरत है, ये जो सवाल मैंने आपसे बेड को रिजर्व करने के लिए कहा प्राइवेट अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जब मेरी बात हो रही है, अभी मैं बीएचयू के डॉक्टर से बात कर रहा था, तो वहां पर ऐसा कोई निजाम नहीं होने की वजह से एक दिक्कत यह हो रही है कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे कोविड मरीज भी चला जा रहा है, वहां नॉर्मल पेशेंट भी जा रहा है, और सब जो गड़बड़ हो रहा है उसकी वजह से पेशेंट जो नॉर्मल आए थे वो भी कोविड लेके अपने घर लौट जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी के लेवल पर चीजें हो रही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या वाकई ये जो डिवाइड कर देना ज्यादा बेहतर होता है? नहीं, पहली चीज तो मैं ये आपका मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा कि जहां पे कोविड और नॉन कोविड दोनों है, जहां तो उस जगह पे नॉन कोविड को कोविड हो जाता है। सभी हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ये प्रयत्न करते हैं कि कोविड और नॉन कोविड की एंट्री अलग से हो, उनमें सेपरेट अलग से हो, स्टाफ अलग से हो, डॉक्टर्स अलग से हो। और मैं काफी हॉस्पिटल्स में जो विजिट करता हूं वहां पे नॉन कोविड और कोविड पेशेंट दोनों भी है, और ऐसा कोई भी वाकया मेरे सामने या मैंने खुद ने भी नहीं देखा कि जो नॉन कोविड वाले कोविड में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज की दोनों चीजें वो हॉस्पिटल्स में थी। तो हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, बिकॉज वो खुद भी जानते हैं कि अगर ये प्रिकॉशन ना ले तो उनके जो नॉन कोविड में स्टाफ है वो भी इन्फेक्ट होने की संभावना रहेगी। तो ये प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं इस कारण से ये संभावना बहुत ही नहीं के बराबर है। डॉक्टर रामचंदानी, आप क्या देख रहे हैं? अभी हम 3 लाख से ऊपर केस पूरे इंडिया में इस वक्त चल रहा है, रायपुर और छत्तीसगढ़ के हालात आपके सामने, आपको लगता है कि ये पीक है इंडिया के एतबार से, या अभी स्टेट वाइज ये चीजें चलेंगी, धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर पीक आएगी? इसको पीक तो नहीं कह सकते, ये लंबी दौड़ की रेस लड़नी है, हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। बात है कि कोविड एक वायरस है, वो रहेगा, उससे लड़ाई लड़नी है। बात हमें ये देखनी होगी कि हमारी कितनी कैजुअलिटी को हम कम कर सकते हैं।
हाँ, इसका ये एक पॉलिसी होना चाहिए कि सरकारों की और सामाजिक दोनों की जिम्मेदारी है। सरकारों को, मैं बता रहा हूं, कई जगह हम लोग हॉस्पिटल्स में लोगों को ज्यादातर ये कॉन्फिडेंस दिलवाना होगा कि आप सब सारे करोड़ों लोगों को आप वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो सरकारों को कॉन्फिडेंस दिलवाना होगा कि सबको जरूरत नहीं है और जिनको जरूरत होगी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो दिक्कतें होती है रेमडेसिविर, जैसे सर ने बताया, बहुत सारी चीजें कालाबाजारी हो रही है, उनको स्ट्रिक्टली नहीं रोकने से खाली सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, सामाजिक लोगों, संस्थाओं की भी, क्योंकि ना दिल से देखिए ये एक देश एक त्रासदी से हो रहा है। इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग इतना टैकल कर रहे, बड़ी बात है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटे से पैसे के लिए, वही चीज आपके घरों में आएगी। आप सोच रहे पड़ोस के घर में लगे तो आपको नहीं लगेगी। ये जब तक ये सोच नहीं होगी, ये कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी के साथ आम लोगों की, जनता की भागीदारी के बगैर हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। और इंडिया टीवी लगातार पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनको बता सकें, और इसीलिए हम देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं ताकि आपकी सलाह के जरिए तमाम जो लोग घर पर बैठे हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर कर रख सकें, अपनी जरूरतों को आप लोगों के हिसाब से पूरा कर सकें और पैनिक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर राधाकृष्ण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के दो बड़े डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे, लेकिन देश में अब भी ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर देश में किसने अटकाई ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन पर आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।